अधिकांश अपराधों और दीवानी अपकृत्यों में अभियुक्त या प्रतिवादी की मानसिक दशा अपराध का महत्वपूर्ण तत्व होती है। मानसिक तत्व या मन की दशा या कि जिसे सामान्यतः दुराशय मेंस रिया कहते हैं, दायित्व की अनिवार्य शर्त होती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति चोरी की गई संपत्ति को अभिप्राप्त करने के लिए केवल तभी दायित्वाधीन होगा अगर उसको इस बात का ज्ञान रहा हो कि वह चोरी की हुई संपत्ति थी। आपराधिक ज्ञान उसके दायित्व की आवश्यक शर्त है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जाली सिक्का चलाने के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा जब तक कि उसे इस बात का ज्ञान न रहा हो कि सिक्का जाली था। अपराध के बहुत से मामलों में दायित्व के लिए आपराधिक आशय अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हत्या के अपराध का दोषी होगा यदि उसने मृत्यु कारित करने के आशय से कोई चोट पहुंचाई हो। इसी प्रकार राज्य के विरुद्ध लोगों को भड़काने के आशय से भाषण देने वाला व्यक्ति राजद्रोह का अपराधी माना जाएगा। ऐसे मामलों में दायित्व के लिए एक प्रकार का आशय अनिवार्य होता है। भारतीय दंड संहिता में कई ऐसे अपराधों के साथ आवश्यक मानसिक तत्व बताया गया है, जैसे बेईमानी से, उपेक्षा, उतावलापन, आशय। तो उन्हें कैसे साबित किया जाए, इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में प्रावधान किए गए हैं। धारा 14 मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्यों के बारे में है। मन की कोई भी दशा, जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत हैं जबकि मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवादक या सुसंगत है। इस धारा के साथ दो स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उससे यह दर्शित होना चाहिए कि मन की वह दशा साधारणता नहीं अपितु विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। स्पष्टीकरण 2 कहता है, किंतु जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त के द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत तथ्य होगी। इस धारा के साथ 16 दृष्टांत दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है। वह धारा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। किसी व्यक्ति के मन की दशा उसकी गुप्त बात होती है। ठीक ही कहा गया है कि शैतान भी नहीं जान सकता कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या क्या विचार आ रहे हैं। न ही कोई वैज्ञानिक तरीका है जिससे कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को खोलकर उसमें लिखी हुई बातें जानी जा सके। अतः किसी व्यक्ति के मन की दशा को साबित करने की कठिनाई सुस्पष्ट है। इस कार्य को सुगम बनाने के लिए धारा 14 की रचना की गई। धारा 14 किसी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं करती, वरन यह धारा सारी बात न्यायालय के विवेक पर ही छोड़ देती है। सारांश में यह धारा कहती है कि जब मन की किसी दशा को साबित किया जाना हो, तब ऐसा प्रत्येक तथ्य सुसंगत होगा जिससे कि इस दशा का अनुमान लगाया जा सके। इस प्रकार प्रत्येक ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो मन की किसी विशिष्ट दशा की उपस्थिति या अनुपस्थिति को साबित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यह साबित करने के लिए कि एक व्यक्ति ने इस ज्ञान के साथ कि अमुक संपत्ति चोरी की वस्तुएं थी, यह कि उसने अपनी पत्नी से उन वस्तुओं को छिपा देने के लिए कहा था या कि वह उन वस्तुओं को बहुत कम मूल्य पर बेचना चाहता था, इन तथ्यों में उसके आपराधिक ज्ञान को दर्शाने की प्रवृत्ति है। अभियुक्त यह दर्शा सकता है कि उसने संपत्ति को उसके स्वाभाविक मूल्य से कम मूल्य पर बेचने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होगा कि संपत्ति पर उसका आधिपत्य सद्भावनापूर्ण था।
इसी प्रकार यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त ने इस ज्ञान के साथ कि अमुक सिक्का असली नहीं था उस सिक्के को चलाया, यह दर्शाया जा सकता है कि सिक्का परिधान करने के समय उसके पास उसी प्रकार के अन्य जाली सिक्के थे, या यह कि ऐसे सिक्के चलाने के अपराध के लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया है। प्रतिवादी के कुत्ते के द्वारा किए गए नुकसान के लिए लाए गए वाद में यह दर्शाया जा सकता है कि उसके कुत्ते ने पहले भी अन्य लोगों को काटा था और उन लोगों ने प्रतिवादी से शिकायत की थी, क्योंकि इससे स्पष्ट रूप से यह साबित हो जाएगा कि उसको अपने कुत्ते की हिंसक प्रवृत्ति का होने का ज्ञान था। जहां पर प्रश्न यह हो कि क्या एक अपमानजनक सामग्री को वादी की ख्याति को नुकसान पहुंचाने के आशय से प्रकाशित किया गया था, वहां यह दर्शाया जा सकता है कि प्रतिवादी ने पहले भी वादी के संबंध में इस प्रकार के प्रकाशन किए थे, या यह कि उनके बीच कोई झगड़ा हुआ था जिसके कारण प्रतिवादी वादी से वैमनस्य रखता था। क्वीन एम्प्रेस बनाम बाजीराव के वाद में प्रश्न यह था कि अभियुक्त ने एक ही दिन में 3-3 संपत्तियों का अंतरण सद्भावपूर्वक किया था अथवा उन संपत्तियों को एक डिक्री के निष्पादन में जब्त होने से बचाने के लिए कपटपूर्वक ऐसा किया। यह साक्ष्य है कि अभियुक्त ने उसी दिन उसी प्रकार के अन्य अंतरण किए थे ग्राह्य माना गया, क्योंकि इसमें यह दर्शाने की प्रवृत्ति थी कि सभी अंतरण कपटपूर्वक थे। शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, जहां एक व्यक्ति के शरीर की दशा अथवा शारीरिक संवेदना प्रश्नगत हो, वहां प्रत्येक ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जिससे उक्त दशा अथवा संवेदना का अनुमान लगाया जा सके। इस उद्देश्य के लिए प्रभावित व्यक्ति के कथन एक महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, क्योंकि केवल वही अपने इस उद्देश्य के लिए अपनी शरीर की दशा को सर्वाधिक भलीभांति जानता है। इंग्लिश लॉ के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विशेष समय पर अपने स्वास्थ्य या शारीरिक संवेदनाओं के विषय में किए गए कथन ग्राह्य माने जाते हैं यदि रेस जेस्टे का अंग हो, अर्थात कथन लगभग उसी समय किए गए हों जिस समय संबंधित कार्य किया गया हो। यह सिद्धांत एवसन बनाम किन्नेयार्ड के वाद में प्रतिपादित किया गया था। वादी की पत्नी के जीवन बीमा पॉलिसी के आधार पर यह वाद लाया गया। उसकी मृत्यु हो जाने पर यह प्रश्न उठा कि बीमा कराते समय उसके द्वारा किए गए कथन कि उसका स्वास्थ्य अच्छा था झूठे थे। प्रश्नगत समय के लगभग वह एक आगंतुक से मिली थी जिससे उसने सामान्य बातचीत के दौरान कहा था कि उसका स्वास्थ्य खराब था। न्यायालय ने आगंतुक को इस तथ्य का साक्ष्य देने की अनुमति प्रदान की। न्यायालय ने इंगित किया कि वादी की पत्नी ने आगंतुक से किए गए कथन में अपने स्वयं के शारीरिक शैथिल्य के कारण का वर्णन किया था और उसने उक्त कथन एकाएक अनजाने में किया था, इससे पूर्व कि वह अपने या अपने पति के लाभ के लिए किन्हीं तथ्यों को गढ़ पाती, इसलिए उक्त कथन सुसंगत था। धारा 14 के साथ जुड़ा हुआ दृष्टांत ड इसी वाद के तथ्यों पर आधारित है। कथन उस समय किया गया था जबकि बीमारी की दशा जारी थी। यदि यह कथन किसी भूतकालीन घटना या भविष्य की किसी संभावना के विषय में होता तो सुसंगत ना होता। इस बात को आर बनाम थॉमसन के वाद में इंगित किया गया था। अभियुक्त पर गर्भपात करने के लिए एक औजार प्रयोग करने का अभियोग था। उसने अभिकथन किया कि संबंधित महिला ने वह ऑपरेशन स्वयं किया था। इस बात का साक्ष्य दिए जाने का प्रस्ताव था कि ऑपरेशन के 1 सप्ताह पूर्व उसने गवाह से कहा था कि वह स्वयं ऑपरेशन करना चाहती थी और 1 सप्ताह के बाद उसने उक्त गवाह से बताया कि उसने स्वयं ऑपरेशन कर लिया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं था। मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एल्वरस्टोन ने कहा कि महिला के कथन समकालिक नहीं थे क्योंकि वे उस समय नहीं किए गए थे जबकि उसके साथ गर्भपात संबंधी कोई कार्यवाही की जा रही थी। स्वयं अपने शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना के विषय में किए गए कथन बहुधा स्वयंसेवी होते हैं, अतः उनकी ग्राह्यता के लिए आवश्यक है कि वे ऐसी परिस्थितियों में किए गए हों जो झूठ होने की संभाव्यता को समाप्त कर दें। उदाहरण के लिए, जहां यह प्रश्न हो कि क्या एक व्यक्ति की मृत्यु जहर द्वारा की गई,
वहां अपनी बीमारी के दौरान लक्षणों के संबंध में उसके द्वारा किए गए कथन सुसंगत होंगे, क्योंकि उन कथनों को ऐसे समय किया गया है जबकि शरीर की वह दशा वर्तमान थी और इस कारण उसके झूठ होने की संभावना नहीं थी। एक व्यक्ति सारी रात अपनी पत्नी को मारता रहा। पत्नी सुबह उठी और अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया। वह शाम तक जीवित रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु भारी भोजन के कुछ घंटों के पश्चात हुई थी। इससे यह प्रदर्शित होता है कि अभियुक्त का आशय उसकी मृत्यु का नहीं था। अभियुक्त की दोष सिद्धि धारा 302 में हत्या से घटाकर गैर इरादतन हत्या धारा 304 भाग 2 में की गई। मदन्या बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है। अब इस धारा के साथ जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण 1 ये कहता है कि विशिष्ट तथ्यों का साक्ष्य न कि साधारण प्रवृत्ति का, अर्थात धारा 14 के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के शरीर, मन या शारीरिक संवेदना का साक्ष्य दिया जाता है तो उस पे क्या लिमिटेशन होगी। उस पहली लिमिटेशन ये है, सिद्धांत को इतने विस्तृत रूप में प्रतिपादित करने के बाद जो धारा 14 का पहला स्पष्टीकरण है वो धारा 14 के क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाता है। स्पष्टीकरण का प्रभाव यह है कि मन की किसी दशा को साबित करने के लिए केवल ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो मन की उस दशा को साधारणता नहीं वरन प्रश्नगत विशिष्ट विषय के संदर्भ में कर देंगे। उदाहरण के लिए, जहां एक व्यक्ति पर उपेक्षा पूर्वक अनुपयुक्त गाड़ी भाड़े पर देने के लिए वाद लाया जाता है, वहां उस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है कि उस विशिष्ट गाड़ी की त्रुटि की और अन्य अवसरों पर उसका ध्यान आकृष्ट किया गया था, किंतु इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि वह अपनी गाड़ियों के बारे में साधारणतः उपेक्षावान था। जब प्रश्न यह था कि क्या पक्षकार अपने वचन का पालन करने का आशय रखता था, उसके द्वारा लिखकर भेजा गया एक पत्र जो उसके दिमाग की हालत पर प्रकाश डालता था सुसंगत माना गया और इस बात का कोई महत्व नहीं था कि वह नोट्स पत्र लिखने वाले को ही वापस दे दिया गया था। जहां कोई व्यक्ति साक्ष्य एक अन्य व्यक्ति को गोली से मार डालने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां यह दर्शाया जा सकता है कि उसने पहले भी मृतक को गोली मारने का प्रयास किया था, किंतु यह नहीं दर्शाया जा सकता कि वह लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से गोली चलाने का निरंतर अभ्यासी है। जहां पर किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां पर यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे इस विशिष्ट अपराध के करने का आशय इंगित होता है सुसंगत है, किंतु यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे अपराध करने की उसकी साधारण प्रवृत्ति इंगित होती है सुसंगत नहीं है। रेग बनाम प्रभुदास का मामला बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर। इस वाद में न्यायालय ने धारा 14 के क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी और तथ्यों के आधार पर अभिनिर्धारित किया था कि प्रॉमिसरी नोट की कूटरचना के लिए अभियोजन में यह तथ्य सुसंगत नहीं होगा कि अभियुक्त के पास तमाम दस्तावेज पाए गए जो प्रकटतया कूटरचित थे या कूटरचना करने हेतु तैयार किए जा रहे थे, क्योंकि इससे केवल एक वर्ग के अपराधों को करने की प्रवृत्ति इंगित होती है, न कि एक विशिष्ट अपराध करने का आशय। सम्राट बनाम हाजी शेर मोहम्मद के वाद में अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 400 के अंतर्गत इस बात के लिए अभियोग लगाया गया कि वे एक ऐसे गिरोह के सदस्य थे जो अभ्यासतः डकैती डालने के प्रयोजन से एकत्र हुए थे। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने का प्रयास किया कि इनमें से कुछ अभियुक्तों को पहले भी चोरी के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया था या आभ्यासिक चोर होने के आधार पर उन्हें सदव्यवहार के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह धारा 14 के अंतर्गत ग्राह्य नहीं था, क्योंकि जिस अपराध के लिए अभियुक्तों का विचारण हो रहा था वह डकैतों के गिरोह के सदस्य होने का विशेष अपराध था और साधारण चोरी या खराब जीविकोपार्जन या डकैतों के गिरोह के सदस्य होने का आशय नहीं दर्शा पा रहा था। न्यायालय को सावधानी यहां पर इस बात की बरतनी है कि वह इस बात से सजग रहे कि जब एक विशिष्ट मन की दशा को साबित करने के उद्देश्य से ऐसे अन्य अपराधों का साक्ष्य दिया जाता है जिनमें कि अभियुक्त शामिल रहा था,
तब वे अपराध ठीक ठीक उसी प्रकार के अपराध रहे हों जिससे कि अभियुक्त को वर्तमान समय में आरोपित किया गया है। जहां पर आरोप साक्ष्य हत्या और लूट का हो, वहां उसी व्यक्ति के द्वारा कारित अन्य डकैतियों के दृष्टांत सुसंगत नहीं होंगे, क्योंकि उनसे किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय संदर्भित नहीं होता। किंतु जहां पर किसी मिथ्या संव्यवहार को निर्दोषिता का जामा पहनाने के लिए मिथ्या संव्यवहार करने का आरोप हो, वहां पर पूर्ववर्ती मिथ्या संव्यवहारों पर पर्दा डालने के लिए पश्चातवर्ती मिथ्या संव्यवहार सुसंगत होंगे, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के उस बचाव का खंडन होगा कि उक्त संव्यवहारों में उसका सम्मिलित होना निर्दोषपूर्ण था। इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने शार्दुल सिंह कविशर बनाम बंबई राज्य के वाद में इंगित किया था। इस प्रकार के साक्ष्य का संदर्भ देते हुए न्यायमूर्ति जगन्नाथ दास ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अभियोजन पक्ष ऐसे आचरण का आश्रय अभियुक्त द्वारा कथित षड्यंत्र में भाग लेने के साबित तथ्य को दिखाकर उसके आशय की आपराधिकता दर्शाने के लिए ले सकता है, अर्थात अधिसंभाव्य बचाव का खंडन करने के लिए उदाहरण की उसका भाग लेना निर्दोषपूर्ण था। धारा 14 का दूसरा स्पष्टीकरण ये व्यवस्था करता है कि जहां धारा 14 के उपबंध के आधार पर व्यक्ति के द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, वहां ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत होगी। साधारणतया पूर्व अपराधों एवं दोष सिद्धियों को न्यायाधीश के समक्ष लाने की अनुमति इस भय के कारण नहीं दी जाती है कि उससे अनावश्यक रूप से न्यायाधीश के मन में अभियुक्त के प्रति प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पूर्व अपराधों का अभिलेख अधिक से अधिक बुरे शील का साक्ष्य है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 के द्वारा ऐसे साक्ष्य का अपवर्जन कर दिया गया है। बुरा शील न तो किसी अपराध के कारित किए जाने के तथ्य को साबित करता है, न ही उसे कारित करने के आशय को। उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक मामले में गवाह ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त को पहले भी एक अपराध में सजा मिल चुकी है और वह अपराधियों के परिवार का सदस्य है। न्यायमूर्ति गोस्वामी ने यह चुनौती दी कि सेशन जज को ऐसा कथन ग्राह्य नहीं करना चाहिए था, परंतु धारा 14 पूर्व अपराधों के साक्ष्य को ग्राह्य किए जाने की अनुमति उस समय प्रदान कर देती है जब मन या शरीर की किसी विशिष्ट दशा को साबित करने के लिए ऐसा साक्ष्य आवश्यक हो। और द्वितीय स्पष्टीकरण का सारांश यही है कि ऐसे मामले में अभियुक्त की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत होगी। एम्परर बनाम अल-कोमिया हसन में बंबई उच्च न्यायालय का जजमेंट इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। अभियुक्त को गैम्बलिंग अधिनियम के अंतर्गत एक सामान्य जुआ घर धूत गृह चलाने के अपराध के लिए अभियोजित किया गया था। कुछ पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुसे और पाया कि ताश के पत्ते बिखरे हुए पड़े थे और अभियुक्त सहित 10 व्यक्ति फर्श पर पत्तों के आसपास घेरा बनाए बैठे थे। छापा मारने वाले इस दल ने फर्श पर कुछ रुपए पैसे भी पाए, किंतु उन्होंने कोई वास्तविक खेल होते हुए नहीं देखा। इन परिस्थितियों में ताश के पत्तों का पाया जाना यह तथ्य कि अभियुक्त को उक्त अधिनियम के अंतर्गत पहले भी दोषित पाया गया था, ये दोनों बातें मिलकर इस बात का विधिक साक्ष्य गठित करती थी कि उस कमरे को जुआ घर के रूप में चलाने में प्रयुक्त किया जाता था और उस समय पर वे व्यक्ति जुआ खेलने के लिए उपस्थित थे और तदनुसार अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराया गया। उसने दोष सिद्धि के विरुद्ध इस आधार पर अपील की कि उसकी पूर्व दोष सिद्धियों के साक्ष्य को अनुचित रूप से ग्रहण किया गया था। न्यायालय ने साक्ष्य को सुसंगत माना। न्यायमूर्ति ऑस्टन ने यह अभिमत व्यक्त किया कि ऐसा साक्ष्य अधिनियम की धारा 5, 11, 14 तथा 54 के अंतर्गत सुसंगत होगा। पूर्व दोष सिद्धियां धारा 14 के दूसरे स्पष्टीकरण के अंतर्गत सुसंगत थी, क्योंकि उनसे एक सामान्य जुआ घर चलाने का आपराधिक ज्ञान अथवा आशय संदर्शित होता था। विद्वान न्यायाधीश ने विचार व्यक्त किया कि यदि अभियोजन वहां जुआ खेलने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य के द्वारा यह साबित करने की स्थिति में होता कि अपीलार्थी अभ्यास तक कई अवसरों पर इस कमरे को या अपने कब्जे के किसी अन्य कमरे को एक सामान्य जुआ घर के रूप में प्रयुक्त करता था, तो ऐसा तथ्य संबंधित अभियोग में आपराधिक आशय अथवा ज्ञान के अस्तित्व को अधिसंभाव्य बना देगा।
तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 शरीर, मन या शारीरिक दशा, संवेदना का अस्तित्व दर्शित गठित करने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में प्रावधान करती है।